हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे पुराने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, जैसा आप सब जानते हो हम डिस्कस कर रहे थे एनवायरनमेंट अवेयरनेस के लेसन नंबर 1 को। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें हमने रिसोर्सेज एंड उसके टाइप्स को देख लिया था। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम उससे आगे बात करेंगे। ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है देन यू कैन गो एंड वॉच दैट आउट। आज हम बड़े ही सिग्निफिकेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके, ग्लोबल वार्मिंग हो गया जैसे कि, या प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज कैसे करना है, इस पे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स सी, एक एक करके देखते हैं इन टॉपिक्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हमने इधर तक पढ़ लिया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। आगे देखते हैं अभी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कि रिसोर्सेज को, संसाधन को कंजर्व कैसे करना है और मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले हमें ज़रूरत क्यों है, नीड फॉर द मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। मोस्ट नेचुरल रिसोर्सेज हैव अ फाइनाइट लिमिट, जिसका मतलब है जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो मोस्टली कैसे हैं, नॉन रिन्यूएबल। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आपकी गैसेस हो गई, ओके, न्यूक्लियर फ्यूल हो गए, दिस ऑल आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, अगर नॉन रिन्यूएबल हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा तो उस पर हक नहीं है कि पूरा का पूरा हम कंज्यूम कर दे, तो फ्यूचर की जनरेशन्स क्या करेंगी। ओके, आप आज से 20 साल 30 साल बाद जो बच्चे पैदा हुए उनके लिए हम पेट्रोल छोड़ेंगे ही नहीं। तो इन ऑर्डर टू अचीव द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहती है कि रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करना कि वो हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करे और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रख दे। ओके, रिसोर्सेज आने वाली जनरेशन्स के लिए भी बचे रहें, ये मेन एम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ओके, दूसरा देखते हैं, फॉर द रीजन एक्सट्रीम यूज ऑफ दीज में डिप्राइव द फ्यूचर जनरेशन एंड देयर यूज, अभी हमने डिस्कस किया। सम ऑफ द मेजर इफेक्ट, हाँ एक और क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसके इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत हार्मफुल हैं। कि जितना भी हम अगर ओवर एक्सप्लोइटेशन करेंगे रिसोर्सेज का, बहुत ज़्यादा कोल अगर हम बर्न करेंगे, बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम बर्न करेंगे, ओके, एक्सेसिव न्यूक्लियर फ्यूल का यूज़ करके न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, या न्यूक्लियर वॉर जैसी कंडीशन अगर आ जाए तो उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज है, उनका जो रिजल्ट है वो बहुत हार्मफुल है। ओके, कुछ रिजल्ट्स हमें दिख भी रहे हैं, ओके, हमारे डे टू डे बेसिस पे, और कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ इन केस एक न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो वो है, द फर्स्ट थिंग यू कैन सी इज ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओके, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल प्लीज। ओजोन क्या है, ओजोन एक लेयर है। लेयर कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फेयर में। ओके, देखो ये हमारी अर्थ है। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर अर्थ, हेयर इट इज ट्रोपोस्फियर। इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर। मैं आपको विदाउट डायग्राम के समझा देता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, इधर देख लेते हैं। दिस इज आवर क्रस्ट, ये हमारी अर्थ है और ये हमारी सबसे ऊपर वाली सतह है। इससे इसके ऊपर बेसिकली 4 लेयर होती हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेड टू बी ट्रोपोस्फियर, सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड इज मेसोस्फियर एंड फोर्थ इज, उसको आइनोस्फियर भी बोल देते हैं और एक्सोस्फियर भी बोल देते हैं। तो जो स्ट्रेटोस्फियर लेयर है इसके अंदर एक लेयर होती है O3 गैसेस की, O3 यानी ऑक्सीजन की 3 मॉलिक्यूल्स की, जिसको बोलते हैं हम ओजोन। उस ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं ओजोन। इस लेयर का काम क्या होता है, अगर, क्योंकि ये लेयर बड़ी सिग्निफिकेंट काम करती है वहाँ पे रह के, क्या काम करती है देखो मैं आपको इससे समझाता हूँ। लीव दैट, इधर ही देखते हैं। हाँ, हेयर इट इज, ये हमारा सूर्य है। ओके, सूरज से रेज आती हैं, तो सूरज से अमूमन यूवी ए और यूवी बी
ये दो तरीके की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, ओके, UVA एंड UVB। जो UVA होती है वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती, लेकिन UVB जो रेडिएशंस हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, ओके, क्योंकि इनकी वेवलेंथ होती है 290 टू 320 नैनोमीटर, ओके। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन B है, ये जो लेयर है कौन सी, ओजोन, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में है, वो क्या करती है, UVB रेज को अपने अंदर सोख लेती है और अर्थ तक नहीं आने देती, ओके। फॉर एग्जांपल अगर इधर O3 की लेयर है, ये ओजोन लेयर है, तो आएगी और या तो इधर ही रह जाएगी या फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, हमारी अर्थ तक नहीं पहुंचेगी, ओके। लेकिन ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एक तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, इन सब में यूज़ होते हैं, ओके। ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, जो ये O3 है इसको जाके तोड़ देते हैं, इसका O3 को O2 में और O में जाके तोड़ देते हैं, ओके, जिसकी वजह से O3 लेयर डिग्रेड होती जा रही है। उसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट B रेडिएशंस हैं वो डायरेक्ट हमारी अर्थ पर आती हैं और हमें कई सारी बीमारियां करती हैं, बीट स्किन कैंसर, ओके। चलो वो इफ़ेक्ट्स हम देख लेंगे, ओके। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, जिसकी वजह से एक ओजोन होल हो गया है। एंटार्क्टिका के ऊपर की जो ओजोन लेयर है उसमें एक होल हो गया है। अगर आप समझना चाहते हैं कि वो होल कैसा है, वो एंटार्क्टिका के ऊपर ही क्यों हुआ, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ओके। लेकिन अभी आप बस अमूमन ये मान के चलिए इन गैसेज की वजह से जो एंटार्क्टिका के ऊपर है वो ओजोन लेयर में होल हो गया है, ओके। जनरली वो होल नहीं होता, वहाँ से लेयर थिन हो जाती है, होल कहीं पे भी नहीं होता, लेकिन वहाँ से लेयर थिन हो जाती है, ओके। तो उससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा UV रेडिएशंस आती है एंटार्क्टिका, जैसे आपको पता है पहले ही बर्फ़ है वहाँ पे, तो बर्फ़ मेल्ट होती है, सी लेवल राइज होगा तो कोस्टल रीजन्स डूबने के खतरे हैं, एक्वेटिक लाइफ होगी उसमें खतरा है। देख लेते हैं ओजोन डिप्लीशन के क्या क्या नुकसान हैं, ये हार्मफुल कैसे है, इस पे क्वेश्चन अक्सर आता है। प्लीज़ मेक श्योर ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड देयर आफ्टर योर सोयल इरोजन, एसिड रेन, इन पे प्लीज़ मेक श्योर अच्छे से पढ़िएगा इनको। इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो पानी के अंदर पौधे पाए जाते हैं, उनको कम ऑक्सीजन मिलेगी, ओके। ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे केमिकल रिएक्शन अलग तरीके की होंगी, तो वो कम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाएंगे, जिसकी वजह से फिश के जो लार्वा है, क्रैब के जो लार्वा हैं वो मर जाते हैं। इफेक्ट ऑन मटेरियल, ऑब्वियस सी बात है, गर्मी ज़्यादा होगी, UV रेडिएशंस ज़्यादा आएंगी, तो वो हाई एनर्जी की होती हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों के ऊपर जो प्लास्टर्स हैं, जितने भी बॉडीज़ पे पेंट किया हो, वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, यानी इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट इकोनॉमिकली ऑल्सो। इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, ज़्यादा गर्मी, अचानक ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती है, अचानक बाढ़ आ जाना, ओके, जैसे अभी अम्फान आया हुआ है, ओके। दीज ऑल आर रिजल्ट्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ओके। नॉट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, लेकिन इट कैन बी ए कोज, ये एक फैक्टर हो सकता है, ये ओनली फैक्टर नहीं है, ये एक फैक्टर हो सकता है, ओके। इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, कैंसर हो जाता है, एलर्जीज हो जाती हैं, ओके। 10% डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर रिजल्ट इन द 30% इंक्रीज इन द स्किन कैंसर इन्फेक्शन। अगर हम बीमारी का और ओजोन लेयर डिप्लीशन का एक अगर स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेट करें, तो अगर ओजोन लेयर 10% डिप्लीट होती है तो स्किन कैंसर के जो केसेस हैं वो 30% तक बढ़ जाएंगे, ओके। तो इस तरीके का इफेक्ट इसका कुछ है। अभी देखते हैं नंबर 2 पे, सोयल इरोजन। इरोजन इज द प्रोसेस बाय विच सोयल और रॉक आर रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस बाय नेचुरल प्रोसेस। इरोजन में कुछ नहीं होता, बेसिकली जो अर्थ क्रस्ट है, पृथ्वी की सतह है, उसके ऊपर की जो मिट्टी है वो किसी कारणों की वजह से खसक जाती है, उसी को हम सोइल इरोजन बोलते हैं अमूमन, कॉमनली, ओके। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, बहता हुआ पानी हो सकता है, हवा भी हो सकती है, ओके। कई बार मैन मेड कोजेज भी होते हैं, केमिकल कोजेज भी होते हैं, केमिकल वेदरिंग होती है, ओके, फिजिकल वेदरिंग होती है, तो कई सारे कोजेज इसके हो सकते हैं। वाइल इरोजन इज ए natural process, human activities such as deforestation or expansion to build areas have dramatically increased the rate of soil erosion.
वैसे तो माना जाता है कि इरोजन है वो नेचुरल प्रोसेस है, कि बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से, जो पानी की वजह से ऊपर की सतह की जो मिट्टी है वो खिसक गई। लेकिन एक और भी कारण है जो हम सब जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो है डिफोरेस्टेशन। ओके, डिफोरेस्टेशन यानी पहले से जो पेड़ उगे हुए हैं उनको काट देना। पेड़ काटने से क्या होता है, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, ओके, पेड़ की जो जड़ होती हैं, पेड़ की जड़ क्या करती हैं, पेड़ की जड़ बड़ी ही मजबूती से मिट्टी को बांध के रखती हैं। जब इस पेड़ को काट दोगे तो ये जड़ें डेथ हो जाएगी इन जड़ों की, इनके अंदर वो पावर नहीं रहेगी, ये जिंदा नहीं रहेंगी, ये किसको, मिट्टी को अपने इर्द गिर्द मजबूती से बांधने के लिए। और जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही इधर बारिश ज़्यादा होगी, पानी का बहाव ज़्यादा होगा, तो उस पानी के बहाव के साथ ये पूरी मिट्टी बह जाएगी। ओके, ये अमूमन पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलता है, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ओके, यहाँ पे ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही है। अगर नहीं समझ में आता कुछ भी, प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको अपडेट करने के लिए, आपको अच्छे से और समझाने के लिए। एक्सेसिव सोइल इरोजन कोजेज प्रॉब्लम लाइक डेजर्टिफिकेशन क्या है, बंजर हो जाना किसी ज़मीन का, बिल्कुल ही बंजर हो जाना। ओके, पेड़ है ही नहीं वहाँ पे, पेड़ नहीं होने के कारण वहाँ का जो सोइल का ऑर्गेनिक मैटर है वो रिन्यू नहीं होगा। ऑर्गेनिक मैटर रिन्यू नहीं होगा तो नए पेड़ नहीं उगेंगे, और नए पेड़ नहीं उगेंगे तो जो हमारी अच्छी भूमि है वो भी डेजर्ट के, मरुस्थल के जैसी बन जाएगी। ओके, डिक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में डिक्रीज हो जाएगा। ओके, ड्यू टू लैंड डिग्रेडेशन, सेडिमेंटेशन ऑफ वाटरवेज एंड इकोलॉजिकल कोलैप्स ड्यू टू लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट रिच अपर लेयर सॉइल। अब देखो क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारा खेत है, इसमें बहुत ज़्यादा बारिश हुई और ऊपर की सतह की जो मिट्टी थी वो खिसक के चली गई। नंबर 1 पहला दिक्कत तो क्या होगी, जो इस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स थे वो लूज हो गए। ओके, न्यूट्रिएंट्स थे वो क्या हो गए, लूज हो गए। दूसरी बात, जहाँ पे मिट्टी बह के जाएगी तो कहीं पे सेडिमेंट भी होगी, कहीं पे जाके रुकेगी, तो वहाँ पे मिट्टी हो जाएगी, यानी अगर किसी नदी नाले में गई तो नदी को जाम कर देगी। ओके, देयर आफ्टर क्या हो जाएगा, सेडिमेंटेशन होगा वाटरवेज का, यानी उसमें जाके जम जाएगी। अगर न्यूट्रिएंट लॉस होगा तो हमारी फार्मिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, फार्मिंग अच्छे से नहीं होगी तो ग्रेन्स हमारे अच्छे से नहीं उगे, और ग्रेन अगर अच्छे से नहीं उगेगा, अनाज अच्छे से नहीं हुआ, तो हमारे देश की फूड सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द कोजेज। ये हमें दिखते नहीं हैं लेकिन ये ऐसा होता है। दैट्स वाई द गवर्नमेंट और इवन द इंटरनेशनल बॉडीज आर गिविंग द पैरामाउंट इम्पोर्टेंस टू क्लाइमेट चेंज और टू द एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स। उसका यही एक कारण है, क्योंकि इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो दिखते नहीं हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गहरे इफ़ेक्ट होते हैं। ओके, जो हर तरीके से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, हेल्थ के मामले में, फूड के मामले में, हर तरीके से। आगे देखते हैं एसिड रेन। एसिड रेन कुछ नहीं होता, हमारे इंडस्ट्री से धुआं होता है। धुआं मेनली 2 तरीके के कंपाउंड होते हैं, नॉक्स बोलते हैं और सोक्स बोलते हैं। ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंपाउंड होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के कंपाउंड होते हैं। ओके, ये मेनली निकलते हैं व्हीकल से, ये मेनली निकलता है इंडस्ट्री से, ऑल्दो थोड़ा थोड़ा दोनों से निकलता है लेकिन मेजर। तो ये जाके क्या करते हैं, ऊपर जमा हो जाते हैं यहाँ पे। ओके, जैसे ही बारिश होती है, बारिश का पानी इनके साथ मिलता है। ओके, जब वो नॉक्स कंपाउंड नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंपाउंड्स के साथ मिलता है तो वो नाइट्रिक एसिड बना देता है N2CO3, एंड जो सल्फर के कंपाउंड्स के साथ मिलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है H2SO4। ओके, वो एसिड आके हमारे वाटरवेज में जाता है। ओके, हमारे जो इकोलॉजिकल फॉरेस्ट एरिया है उसमें जाता है, धरती का जो जल है, ग्राउंड वाटर, उसमें मिक्स हो जाता है, जितने भी पेड़ पौधे जंगल है उसमें मिक्स हो जाता है, कुछ बर्फ़ के तरीके सेडिमेंट हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या है, वो उस पानी के अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ एसिड है।
और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो क्या करता है, जब भी ये पानी जाएगा कहाँ पे, समंदर में, लेक में, तो वहाँ पे जो फिश हैं, मछलियाँ हैं, जो भी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उधर, उनको वो हैम्पर करेगा, उनके ऊपर इफेक्ट डालेगा। ओके, जैसे कि ताजमहल आपने अभी शायद पढ़ा भी हो, सुना भी हो कि ताजमहल का जो संगमरमर का पत्थर है वो अभी येलो होने लगा था। ओके, क्यों होने लगा था येलो? ड्यू टू H2SO4 सल्फर कंपाउंड की वजह से, क्योंकि आगरा में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं जिसकी वजह से एसिड रेन में बहुत ज़्यादा आपका ये एसिड उसके ऊपर गिरता था, जिसकी वजह से वो, क्योंकि जो जो पत्थर है वो कैल्शियम का कंपाउंड है, और उसने जब सल्फर के कंपाउंड ने उसके साथ रिएक्ट किया तो उसको डीके करना शुरू कर दिया, वो पीले से रंग का हो गया, जिसकी वजह से वहाँ से कई सारी इंडस्ट्रीज़ को बाहर भेजा गया। और शायद आप जानते होंगे कि ताजमहल के ऊपर एक नो फ्लाई जोन है, कि वहाँ से कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं उड़ सकता, क्योंकि एयरक्राफ्ट्स के जो इंजन्स हैं वो भी सर्टेन अमाउंट ऑफ ये गैसेज प्रोड्यूस करते हैं। ओके, चाहे वो मिलिट्री के एयरक्राफ्ट हो चाहे सिविल के हों, कोई भी नहीं उड़ सकता। देयर आफ्टर ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, ये अक्सर इसमें से क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन इसी से आते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर। देखते हैं किसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जैसा आप समझ ही रहे होंगे, ग्लोबल यानी हमारा पूरा देश, पृथ्वी। ओके, वार्मिंग यानी गर्म होना। द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज सेड टू बी ग्लोबल वार्मिंग। उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। होती किसकी वजह से है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, उसके बाद क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग। गलती कोई एक करता है और सजा किसको मिलती है? सबको। ओके, सो दिस इज द गलती, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसका एक परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग। वो किस तरीके से कनेक्टेड है उसको भी हम समझेंगे। ए ग्रीन हाउस गैस is a gas that absorbs and emit radiation with a thermal infrared range। देखो होता क्या है, सूर्य से हमारी पृथ्वी की तरफ कुछ किरणें आती हैं, कुछ किरणें तो आके टकराती पृथ्वी से और वापस चली जाती हैं, लेकिन कुछ किरणें ये गैसेस अपने अंदर उनकी एनर्जी को ट्रैप कर लेती हैं। ओके, और फिर क्या करती हैं, ये उनको चारों तरफ रेडिएट करती हैं। अब भाई कोई दिक्कत नहीं, रेडिएट हो गई, वापस चली जाएंगी ऊपर? नहीं, क्योंकि जो रेडिएटेड एनर्जी है, रेडिएटेड रेडिएशंस हैं, उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को एस्केप करके बाहर चली जाए, तो वो कहाँ रह जाती हैं? हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ही रह जाती हैं। ओके, आप समझ रहे, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ही रह जाती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। ये कंसेप्ट है पूरा का पूरा ग्रीन हाउस इफेक्ट का। इन गैसेज को, जो गैसेज, हर एक गैस ऐसा नहीं करती, कुछ एक गैसेज हैं जो ऐसा करती हैं, ऐसा बिहेवियर दिखाती हैं, उन गैसेज को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। इनमें कौन कौन से? वाटर वेपर्स, मीथेन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके की कुछ गैसेज होती हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। कुछ अमाउंट में ओजोन हमारी पृथ्वी पे पाई जाती है, जिसका कोई खास यूज होता नहीं है। ओके, सो ये था ग्लोबल वार्मिंग, इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग से फिर क्या होता है, जैसा कि हमने अभी रिसेंटली भी समझा था, ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो अर्थ के आइस कैप्स हैं, जितने भी ग्लेशियर हैं, वो मेल्ट होंगे तो समंदर का पानी का लेवल बढ़ेगा, कोस्टल एरियाज सबमर्ज हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी होंगी, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होंगी, तो हमारा जितना भी एटमॉस्फेरिक बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके के कुछ एक कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं किसी ग्लोबल वार्मिंग से। तो ये बहुत ही एक नेगेटिव सा इम्पैक्ट है जो ह्यूमन मेड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ से हो रहा है। ओके, पहले होता है ग्रीन हाउस गैसेज, जिसका इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है क्लाइमेट चेंज के लिए भी। ओके, क्लाइमेट चेंज कोई इंडिपेंडेंट फिनोमिना नहीं है, क्लाइमेट चेंज इज अ कॉन्सिक्वेंस। क्लाइमेट चेंज एक कॉन्सिक्वेंस है, यानी एक रिजल्ट है, परिणाम है किसी चीज़ का। ओके, और परिणाम किस चीज़ का है वो हमने अभी देख लिया, हमारे
यूजेस का। ओके, जैसे H2O के मॉलिक्यूल्स एयर में होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है हर जगह से रिलीज हो रही है आजकल, इंडस्ट्री से हो, ह्यूमन बींग्स तो हम तो करते ही करते हैं। ओके, पेड़ जा काट दिए हमने, यानी तो CO2 का सिंक खत्म हो गया तो CO2 और ज़्यादा बढ़ रही है। ओके, तो ये कुछ एक कारण है इसके। आगे देखते हैं मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और मेथड क्या क्या हैं उनको कंजर्व करने के। रिसोर्सेज को रीयूज करें, रिड्यूस करें और रिसाइकिल करें, 3R का प्रिंसिपल अपनाएं। ओके, देर आफ्टर वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर को हार्वेस्ट करें। एफोरेस्टेशन करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। पेड़ लगाने का क्या फ़ायदा है। ओके, इस तरीके की भी क्वेश्चन कई बार हमारे पेपर में आ जाते हैं कि व्हाट द बेनिफिट्स ऑफ प्लांटिंग ट्रीज और एफोरेस्टेशन, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके। इट रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस एंड ऑल्सो इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर करता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, यानी जीव जंतुओं की जो विविधता है उसको बढ़ाता है। कैचमेंट एरिया की तरह काम करता है, जहाँ पे ज़्यादा जंगल होंगे वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी और वहाँ पे भूस्खलन भी नहीं होगा, सोइल इरोजन भी नहीं होगा। ओके, प्लांट ट्रीज कैन स्टेबलाइज द सोइल, अभी हमने डिस्कस किया। ओके, सोइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग है वो अच्छे से होती है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। प्रिवेंट फ्लड्स एंड सेफ गार्ड फ्यूचर ऑफ ट्राइबल पीपल, क्योंकि जो जनजातीय लोग हैं, ट्राइब्स हैं, वो मोस्टली फॉरेस्ट पे ही रिलाई करते हैं। स्टेबलाइज द क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, पूरी की पूरी CO2 को ये अपने अंदर कंज्यूम कर लेंगे तो सर्टेनली जो टेम्परेचर है वो कुछ हद तक कम हो सकता है, घट सकता है। ओके, आगे देखते हैं प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, अलग अलग तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट, सबसे बड़ी दिक्कत ही ये है कि हम कचरे को सेग्रीगेट करना इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ओके, सूखा अलग, गीला अलग, मेटलिक अलग, नॉन मेटलिक अलग। ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अलग, फूड मटेरियल्स का अलग, प्लास्टिक अलग। दिस इज द मेजर चैलेंज इन एंटायर वेस्ट रिसाइकलिंग। इसके बाद आगे देखते हैं ग्रेटर यूज़ ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज, रीन्यूएबल रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करें, सोलर पावर पैनल्स का यूज़ करें। ओके, अवॉइड वेस्टेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी को कम वेस्ट करें। इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी, CFLs का यूज़ करें, LED बल्ब्स का यूज़ करें। मॉनिटर एंड कंट्रोल, कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया। ओके, जब भी अनकंट्रोल हो जाए कुछ भी इट वेस्टेज बी इट यूजेज, तो उसको टाइम से कंट्रोल कर लेना। अब एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आता है, दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ NCC कैडेट इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं। पोल्यूशन ना करके, हम शपथ लेते हैं कि हम नदी में पोल्यूशन नहीं करेंगे, नदी में तालाब में कचरा नहीं डालेंगे, डस्टबिन में ही कचरा डालेंगे। अवॉइडिंग यूज़ ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करेंगे। ओके, अवॉइडिंग नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन कम से कम करेंगे। अपनी गाड़ियों में बहुत ज़्यादा लाउड हॉर्न्स नहीं लगवाएंगे, हमारे घर पे लाउड वॉइस में म्यूज़िक नहीं बजाएंगे। रिसाइकलिंग नेचुरल रिसोर्सेज टू एंश्योर देयर एफिशिएंट, सूटेबल, सस्टेनेबल यूज़। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज को रिसाइकिल करना। यूज़ रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करना। सेव एनर्जी बाय टेकिंग इम्पोर्ट, जैसे पंखों को बेफालतू में नहीं चलाना, LED बल्ब का यूज़ करना, स्टार रेटिंग वाले इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को खरीदना। ओके, प्रिवेंटिंग ऑफ वेस्टेज एंड ओवर यूजेज ऑफ और नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के वेस्टेज को बचाना। कंजर्वेशन ऑफ नेचर इन ऑल फॉर्म, हर तरीके से नेचर को बचाना, पर्यावरण को बचाना। एंश्योरिंग एनवायरमेंटली रैशनल बिहेवियर इन वन सेल्फ एंड अनदर, एनवायरमेंट के लिए एक रैशनल बिहेवियर, रीजनेबल बिहेवियर हमारे अंदर इनकलकेट करना। एंड देयर आफ्टर डेवलपिंग एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज अमंग द कॉमन पीपल थ्रू पोस्टर होर्डिंग, कैंपेनिंग करना, लोगों को सचेत करना, लोगों को बताना। ओके, and in the end if you want the PDF of this particular document then you can visit our Telegram channel, the link is in the description box. That's all from my side. अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, कहीं पे भी डाउट होता है, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। I will try my level best to reply your comments. Thank you. जय हिंद।